कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव आएगा तो नहीं मुझे लग रहा है कोई, क्लोज कर देते हैं। चलो, दो बातें अपन ने कल पढ़ी थी, वो दोनों बातें क्या क्या थी? एक था कि ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, और फाई क्या था? फेज डिफरेंस। दूसरी बात अपन ने पढ़ी थी कि आई आर बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 कॉस फाई। दो बातें अपन ने पढ़ी थी, रूट अंडर में ये होंगी, ठीक है ना? ये दो बातें अपन ने पढ़ी थी। इन्हीं दो बातों के बेसिस पे ही हम क्या करने चल रहे हैं? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात करेंगे। सुनो, अब देखो, इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ? दो वेव मिलेंगी। इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ? दो वेव मिलेंगी, है ना? और दो वेव किस तरीके मिलेंगी, इस पे डिपेंड करेगा अपना कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात समझ में आई? दो वेव किस तरीके मिलेंगी, इस पे डिपेंड करेगा अपना कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर दोनों वेव सेम फेज में हो जाएंगी तो उसको बोलेंगे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर दोनों वेव मेरी अपोजिट फेज में हो जाएंगी, एग्जैक्टली अपोजिट, तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, ये पहले से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी जब चीजें आएंगी ना तो वहां पे आपको पहले से फील मिलता रहेगा कि ये चीज है। एक्चुअली कहानी ये है, जैसे अगर बात हम लाइट के साउंड के सेंस में अपन ने बात की थी, ठीक है ना, वो क्लास 11th में चला गया। आप अगर लाइट के सेंस में बात करेंगे तो दो वेव अगर सेम फेज में हो जाएंगे, मैंने दोनों वेव भेजी, दोनों वेव यहां से भेजी, जाओ, और कोई पर्टिकुलर पॉइंट उधर P है, दोनों वेव अगर P पॉइंट पे सेम फेज में हो गई तो वहां क्या हो जाएगा? वहां पे ब्राइट हो जाएगा, तो रोशनी हो जाएगी, तेज, ब्राइट स्पॉट बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? ब्राइट स्पॉट। अगर दोनों वेव पहुंची और अपोजिट फेस में हो गई, एग्जैक्टली अपोजिट, तो एग्जैक्टली अपोजिट में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वहां पे डार्क बन जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को क्या करें, उन्होंने कैंसिल कर दिया एक दूसरे के फेस को। बात समझ में आई? जो ये ब्राइट या डार्क, ब्राइट डार्क अपने पास बनेगी, पैटर्न आएगा अभी, जो ब्राइट डार्क जो ये बनेगा ना, एक्चुअली इनको हम बोलेंगे फ्रिंजेस। क्या बोलेंगे? फ्रिंजेस बोलेंगे। यहां तक की बातें समझ में आई? ठीक है ना? दो वेव मिलेंगे। तो अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, ठीक है ना? तो डिफरेंस के फॉर्म में ही ले चलेंगे और डिफरेंस के ही फॉर्म में इनको समझ लेना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इधर ले लेता हूं मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इधर ले रहा हूं मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये मैंने बीच में लाइन डाल दी, ठीक है? अब वन बाय वन पढ़ेंगे। चलो, पहला इसमें क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? ए आर और आई आर दोनों समझ रहे हो क्या है? एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट और इंटेंसिटी का रिजल्टेंट, ये दोनों कंस्ट्रक्टिव में मैक्सिमम रहेंगे। ए आर क्या होगा? मैक्सिमम। ए आर क्या होगा? मैक्सिमम। और आई आर क्यों मैक्सिमम? बिकॉज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये बात भी पढ़ी है अपन ने, पढ़ी है? तो आई भी क्या होगा? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। क्लियर है? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सबसे पहली बात अपन ने देखी कि ए आर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। एंड आई आर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी होगी वो भी क्या होगी? मैक्सिमम। अब डिस्ट्रक्टिव में ये बात करें, डिस्ट्रक्टिव में जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो मिनिमम होगा, और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो भी क्या होगी? मिनिमम होगी, ठीक है ना? तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? मिनिमम होगा, एंड जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो भी क्या होगी? मिनिमम होगी। ये बात समझ में आई? क्या हुआ, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? सब सही ना? पक्का? चलो, अब सुनना। अब दूसरा पॉइंट अपन ले चलते हैं। दूसरे पॉइंट में अपन जानते क्या है कि ए आर होता क्या है? ए आर होता है, अभी अभी मैंने बताया, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस। और आई आर क्या होता है? आई आर होता है I1
प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos फाई। ये AR होता है और ये IR होता है। अच्छा, अब सुनना, यहां पे उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख दे रहा हूं मैं। चलो, सॉरी, स्क्वायर नहीं होता। I1 I2 2 रूट अंडर I1 I2 cos फाई। देखो, ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अगर समझ में नहीं आएगा तो YDSC समझ नहीं आएगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और ये समझ में आ जाएगा तो YDSC आपके लिए कुछ भी नहीं है। और है ये बहुत छोटी सी चीज कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि वहां पे कब कंस्ट्रक्टिव बनेगा, कंस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस कितना होगा, ठीक है ना, कब मेरा डिस्ट्रक्टिव बनेगा, डिस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, ये बातें YDSC में आएंगी और YDSC में ये बातें समझ में नहीं आएंगी अगर यहाँ पे है छोटी सी बात, अगर नहीं समझे रहेंगे हम तो, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। अब सुनो, अगर मैं तीसरा पॉइंट ले चलूं कि चूंकि मैंने बोला AR मैक्सिमम होगा, AR मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम के होने के लिए क्या होना चाहिए, cos फाई इज इक्वल टू +1। cos फाई कितना होना चाहिए, +1। यहां पे मैंने बोला मैक्सिमम इंटेंसिटी या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दोनों के में cos फाई कितना होना चाहिए, +1 होना चाहिए। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम इंटेंसिटी, दोनों के लिए cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहां पे, बोलो भाई श्रेया। 0 -1। cos फाई की वैल्यू सबसे कम कब होगी, -1 पे। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, cos फाई की वैल्यू 1 कब कब हो सकती है, फाई कब कब, cos फाई की वैल्यू 1 कब कब हो सकती है, +1, तो फाई की वैल्यू 0 हो, या फिर फाई की वैल्यू 2 पाई हो, पाई पे तो -1 हो जाएगा, 2 पाई हो, या मैं बोलूं 4 पाई हो, या मैं बोलूं 6 पाई हो, एंड सो ऑन। यहां पे फाई की वैल्यू दोनों को एक साथ ही इसलिए दिखा रहा हूं, अक्सर बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं आके, इस पे और इसके बाद पाथ डिफरेंस पे, यही दो जगह आके कंफ्यूज होते हैं। फाई की वैल्यू यहां पे क्या क्या हो सकती है, पाई, 3 पाई, 5 पाई और 7 पाई एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब ये फेज डिफरेंस है, अब इसके करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस भी होगा कुछ। जो ये फेज डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस क्या था कल, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू के इंटू फाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स। तो यहां से डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, या अगर मैं ये बोलूं कि अपना क्या था, अपना था फाई बराबर के इंटू डेल्टा एक्स, यही था। अगर मैं यहां से ये बोलूं कि ये मैं नहीं लिख रहा, और के की वैल्यू कितनी है, 2 पाई बटे लैम्डा, तो मैं क्या ये लिख सकता हूं कि डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बटे 2 पाई इंटू फाई। भाई इसके करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस क्या होगा। अच्छा, एक समझ आ रही बात है। अच्छा सुनो, मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं, इसलिए हटा रहा हूं कि इसका जनरल टर्म अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसके जनरल टर्म में हम 2n पाई लिख सकते हैं, n की वैल्यू वेयर n इज इक्वल टू क्या, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, यहां पे वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, जबकि यहां पे वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, ये आता रहेगा, 0 रखोगे 0, 1 रखोगे तो 2 पाई, 2 रखोगे, n की जगह पे रखते जाना। अब पाथ डिफरेंस इसका क्या होगा, देखो पाथ डिफरेंस अगर मैं बोलूं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बटे 2 पाई, अभी बताया था कैसे आएगा, लैम्डा बटे 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो अगर फेज डिफरेंस मेरा सुनो, अगर फेज डिफरेंस 0 रहेगा तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 0। अगर फेज डिफरेंस मेरा 2 पाई रहेगा तो कितना आ जाएगा, लैम्डा, 2 पाई कैंसिल। अगर फेज डिफरेंस 4 पाई रहेगा तो लैम्डा आ जाएगा, सॉरी पाथ डिफरेंस आ जाएगा 2 लैम्डा। फिर अगर मेरा 6 पाई हो जाएगा तो 3 लैम्डा एंड सो ऑन। ये क्या है, ये मेरा फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस। और ये मेरा क्या है, ये मेरा पाथ डिफरेंस है। इतनी बात समझ में आई, ये मेरा फेज डिफरेंस और ये मेरा पाथ डिफरेंस। बोल भाई, यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, इसको अगर इन जनरल बोलना चाहूं कि डेल्टा एक्स बराबर मैं बोलूं लैम्डा बटे 2 पाई इंटू 2n पाई,
मैंने जनरल टर्म लिखा, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो डेल्टा एक्स बराबर यहां से क्या आ गया, डेल्टा एक्स बराबर आ गया एन लैम्डा, डेल्टा एक्स बराबर क्या आ गया, एन लैम्डा, ठीक है। और एन की वैल्यू क्या हो सकती है, एल की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन। अब सुनना, यानी कि जब जब पाथ डिफरेंस मेरा 0 होगा, लैम्डा होगा, 2 लैम्डा होगा, 3 4 5 6 7 8 9 लैम्डा, तब तब मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये बात यहां समझनी है, ये यहां से लेके चलना आगे टॉपिक पे अपने को, ठीक है। जब जब मेरा लैम्डा 0 होगा, लैम्डा होगा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा या n लैम्डा, तब तब क्या होगा, मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ कि दोनों वेव आपस में वहां पे ऐसी मिल रही हैं कि दोनों के फेज सेम हो रहे हैं। बात समझ में आई। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो जरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखो, पाई की वैल्यू ये हो सकती है, ठीक है ना, फाई की वैल्यू ये हो सकती है भाई मिनिमम होने के लिए। तो क्या मैं, ये फेज डिफरेंस था मेरा, क्या मैं इस फाई को कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि देखो, या तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि ऑड मल्टीपल ऑफ एन, बोल सकता हूं ना, एन इज अगर नंबर है मेरा 1 2 3 4, तो इसको मैं बोल सकता हूं ऑड मल्टीपल ऑफ एन। अच्छा, पहले इन जनरल हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 2n या तो +1 और या तो -1, अब डिपेंड करता है तुम पे कैसा लिखना चाहते हो। अगर तुम यहां पे 2n - 1 इंटू पाई लिख दो, तो n की वैल्यू क्या रखोगे, पहले शुरू में कहां से शुरू करोगे, 1 से, तो 1 रखोगे तो क्या आएगा, देखो 2 - 1, 2 रखोगे तो 0 नहीं ले सकते। अब देखो यहां पे 0 से स्टार्ट हुआ था, यहां पे 0 नहीं ले सकते। यही चीज, ये छोटी बात है जो अपने को दिमाग पर रखनी, YDSC बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, n बराबर क्या ले सकते हैं हम, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं एंड सो ऑन, कुछ भी ले सकते हैं, 0 नहीं ले सकते। बात समझ में आई। अब सुनना यहां पे एक और कहानी, कि अगर मैं ये ना लेता, मैं ये ले लेता, अगर मैं ये ना लेता तो मैं ये ले लेता, तो मैं n की वैल्यू कहां से स्टार्ट कर सकता था, फिर 0 से स्टार्ट कर सकता था। 0 लेता आ जाता, फिर 1 रखता तो 3 आ जाता, 2 रखता तो वो डिपेंड करता। अब ये क्यों लिया, इसके पीछे भी रीजन है, ठीक है ना। तो यहां पे तो ये भी ले सकते हैं अपन, 2n + 1 पाई भी ले सकते हैं और यहां से अपनी वैल्यू आ जाएगी। इतनी बातें समझ में आई। फेज डिफरेंस ये हो गया, पाथ डिफरेंस मेरा ये हो जाएगा। अब सुनना, अब अगर मैं यहां पे पाथ डिफरेंस की बात करूं, पाथ डिफरेंस क्या है मेरा, डेल्टा एक्स है। तो अगर मेरा, सुनो, पाथ डिफरेंस यहां पे होगा कितना, लैम्डा बटे 2 पाई, और इनटू क्या आएगा, फेज डिफरेंस। तो अगर मैं डेल्टा एक्स बराबर रखूं, ले, अब सुनो, अगर फाई की जगह पे मैं पाई रखूंगा तो कितना आएगा, लैम्डा बटे 2। अगर मैं फाई की जगह पे 3 पाई रखूंगा तो क्या आएगा, अगर मैं यहां पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 3/2 लैम्डा, क्या आ जाएगा, 3 λ/2 या 3/2 लैम्डा, 3/2 लैम्डा। अगर मैं 5 रखूंगा तो 5/2 लैम्डा एंड सो ऑन 7/2 लैम्डा, ऐसे चलता चला जाएगा। इतनी बात समझ में। अब अगर मैं इसको जर्नलाइज करना चाहूं, तो मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा एक्स को आप लैम्डा बटे 2 पाई लिख लो और फाई की जगह पे जर्नल उठा के रख लो। फाई की जगह पे क्या रख लो, 2n - 1 इंटू पाई रख दो। तो पाई से पाई कट जाएगा, डेल्टा एक्स बचेगा आपका λ/2 2n - 1। अब यहां पे फिर से वही बात कि n की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे एंड सो ऑन लेंगे, 0 नहीं लेंगे। ये बात समझ में आई। अब n की जगह पे जैसे 1 रखोगे तो हाँ λ/2 2 रखोगे, 2 2 4 - 1 3 λ/2, अगर 3 रखोगे 3 2 6 - 1 5 λ/2। समझ आई बात। तो अब अपने को क्या पता पड़ा, अब यहां से ये दो बातें फिर से गौर करना, इस पे और इस पे। जब जब पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ऑड मल्टीपल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, या ऐसे बोलो ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, λ/2 का जब जब ऑड मल्टीपल चलेगा तब तब होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
जब जब n लैम्डा चलेगा तब तब होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात समझ में आई? मतलब बट्टे में 2 आया तो डिस्ट्रक्टिव, सीधा सीधा आया तो कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, फेज में भी ये चीज याद रखना कि फेज में जब जब इवन मल्टीपल चलता रहेगा तब किसका, पाई का इवन मल्टीपल चलता रहेगा तो कितना होगा, वो कंस्ट्रक्टिव होगा। अगर पाई का ऑड मल्टीपल चलता रहेगा तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। समझ आई यहां तक की बातें? बोलो भाई। अच्छा, अब एक और बात यहां से अपन लिख सकते हैं कि अगर मुझे ये बोला जाए, ये नोट ही कर लो, और ही 3-4 पॉइंट है। ये बात समझ में आई? फिर से बोल रहा हूं इस बात को, ये जो इतनी बातें बोली गई ये IDSC में बहुत सीधा सीधा मैं यूज कर लूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा वहां कि कहां से आ रहा है, इसलिए ध्यान रख लेना। अब ध्यान देना, अगर मैं बोलूं, कितने पॉइंट हो गए वैसे, 3 में ही समेट लिया, 3-4 बना सकते हो तुम इसको। डिफरेंस के लिए आ सकता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बोल सकता है 2-3 पॉइंट्स लिखो, इससे ज्यादा नहीं बोलता है, 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स लिखो। ठीक है, ठीक। अब ध्यान दो, अब अगर जो ये बातें बोली गई वही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। अब अपने को ये बोला कि मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कब होता है, यानी कि कब कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ये तो हम जान गए। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, ये भी हम जान गए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे इंटेंसिटी मेरी मैक्सिमम होती है, ये भी हम जान गए। ठीक है ना, पर होती कितनी है, तो AR बराबर A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई, जो भी पॉइंट बन रहा हो ये। ठीक है ना। अब मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर मैं A मैक्स बोलूं तो A मैक्स क्या आएगा, cos फाई की जगह पे कितना आ जाएगा, 1। तो क्या बन जाएगा, A1 का स्क्वायर, अच्छा ये स्क्वायर होता है, ठीक है, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और ये फॉर्मूला है शायद से A प्लस बी का होल स्क्वायर का, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा A मैक्स का स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा, A मैक्स आ जाएगा मेरा A1 प्लस A2, और ऑब्वियसली ये बात आई भी थी। ठीक है ना। अगर हम मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करें तो IR मेरा होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, रूट अंडर I1 I2 होता है ना, मैं इसको रूट अंडर I1 इंटू रूट अंडर I2 लिख रहा हूं। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, IR बराबर और cos फाई, और जब मैक्सिमम होगा तो cos फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मैं बोलूंगा I मैक्स इज इक्वल टू, सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, रूट अंडर I1 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 इंटू रूट I2, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB। तो मैं I मैक्स को क्या लिख सकता हूं, मैं I मैक्स को लिख सकता हूं रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। बात समझ में, रूट अंडर I1 और रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आई। अच्छा, अब यहां पे हाँ ठीक है, अब सुनो, अब अगर मैं फोर्थ में आऊं और यहां पे इसके पॉइंट्स में लिखूं तो AR बराबर यही होता है। अगर मैं A मिन की बात करूं, A मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम क्या हो जाएगा, cos फाई की जगह कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर माइनस का 2A1 A2 स्क्वायर होगा ये। तो A मिनिमम मेरा आ जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो A मिनिमम मेरा कितना हो जाएगा, A1 माइनस A2, और ऑब्वियसली यही बात मेरी, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड। यही बात मैं कह भी रहा था कि जब दोनों एग्जैक्टली अपोजिट होंगे और एम्पलीट्यूड सेम होगा तो 0 हो जाएगा। अगर दोनों सेम फेज में होंगे, एम्पलीट्यूड बराबर होगा तो क्या हो गया था, 5-5 सेंटीमीटर मिलके 10 सेंटीमीटर हो गया था। और चूंकि A1 और एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में प्रोपोर्शनलिटी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, तो इसकी वजह से जो ये फॉलो कर रहा होगा वही इंटेंसिटी फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, भले स्क्वायर में कर रहा है पर फॉलो तो वही कर रहा होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी की तो I मीन कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं, यहां पे देखो, यहां पे माइनस हो जाएगा,
तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये मेरी मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई है? अच्छा, अब बोर्ड के जो फेमस क्वेश्चन हैं उनमें से एक क्वेश्चन ये है जो करने चल रहे हैं। वो पूछ रहा, वो बोलता है कि इफ A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A। अब ये बोर्ड का क्वेश्चन है। अब बोर्ड में मतलब इसी में घुमाए फिराएंगे कुछ। इफ A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A एंड I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू A। अब ये दो क्वेश्चन बन गए, दो क्वेश्चन को मैं एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, ठीक है ना। A1 A2 बराबर A, I1 I2 बराबर I, सॉरी। देन फाइंड A max कॉमा A min एंड I max कॉमा I min। मुझे ये फाइंड करने के लिए बोल देगा। तो अब मैं A max जब निकालने चलूंगा, A max निकालने चलूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 2A हो जाएगा। और मैं A min निकालने चलूंगा तो 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अगर A max निकालने चलूंगा तो वो 2A हो जाएगा, और A min निकालने चलूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है। अब डायरेक्ट आंसर तो अपन दे सकते हैं, पर ये मैक्स 2A समझ में आया होगा। इसका डायरेक्ट आंसर देने से अच्छा अपन इसको एक डिराइव फॉर्म में ले आते हैं। उससे क्या होगा कि अपने पास जब दूसरे क्वेश्चन आएंगे तो हम सीधा वहां पुट करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। डिराइव फॉर्म का मतलब ये हुआ कि अगर मैं AR लूं, AR, तो मेरा जर्नल AR होगा क्या, मतलब इससे रिलेटेड नहीं, AR मेरा होता यही है, तो इसके फॉर्म में ले लो। तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। अब A1 A2 की जगह A रख दो, तो AR बराबर क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस 2A का स्क्वायर cos फाई। अब AR बराबर क्या हो जाएगा, ये 2A स्क्वायर और ये भी 2A स्क्वायर, और 2A स्क्वायर बाहर ले लो, तो 2A स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहां बचेगा 1 प्लस cos फाई। और आप जानते हो एक और cos का हमेशा 36 का आंकड़ा होता है, तो 1 प्लस cos फाई क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2। नहीं आया? देखो cos 2x क्या होता है बेटा, 2 cos स्क्वायर x 1 नहीं 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x। एक मिनट रुको, cos 2x के जो फॉर्मूले होते हैं उसमें से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, और cos 2x का एक फॉर्मूला होता है वो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ठीक है ना। अब अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है, तो देखो 2 cos स्क्वायर x ये है ना। अब हम यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स। तो सुनो, इस 1 को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x, यही होगा। समझ आई बात? अब ध्यान दो, जहां पे 1 प्लस कॉस 2x है, तो जब यहां पे 2x है तो यहां पे x है, जैसे हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं ना, जब यहां पे 2x है तो यहां पे x है, और जब यहां पे x होगा तो यहां पे x बाई 2 हो जाएगा। तो यानी कि 1 प्लस कॉस x को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। ये बात समझ में आई? तो यहां पे मैं क्या लिख लूंगा, यहां पे मैं लिख लूंगा AR इज इक्वल टू, स्क्वायर है ना, AR इज इक्वल टू 2A स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, सॉरी 5 बाई 2 ना, यहाँ x नहीं, यहाँ 5 है ना, 5 बाई 2। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, इसको मैं लिख सकता हूं AR स्क्वायर बराबर 2 2 जा 4, 4A स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 बाई 2। और अगर मैं सिर्फ AR लिखूं तो स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो 4 बनेगा 2, A स्क्वायर बनेगा A, और कॉस स्क्वायर बनेगा कॉस 5 बाई 2। अब ये एक्सप्रेशन मिल गया हमें, ये क्या मिल गया, एक्सप्रेशन मिल गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम, ए मैक्स और ए मिन। तो ए मैक्स, यहां पे मैं ए मैक्स निकाल दे रहा हूं,
ए मैक्स कितना हो जाएगा, देखो ए मैक्स का मतलब हुआ फाई कब कब ए मैक्स होता है, जब फाई 0 हो, फाई बाई 2 मत करना, जब फाई 0 हो या फिर फाई 2 पाई हो या फिर फाई 4 पाई हो या फिर फाई 6 पाई हो, तब मैक्सिमम होता है। तो फाई की वैल्यू जब 0 रखोगे तो या 0 रखो या तुम कुछ भी रखोगे तो ये 1 ही 1 आता रहेगा, यानी कि जब कॉस यहां पे 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा 2a, कितना आएगा 2a, ए मैक्स डायरेक्ट भी आ रहा था नो डाउट, कितना आएगा 2a। फाई की जगह 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो बचेगा 2a। फाई की जगह कुछ और रख के देखो, 2 पाई रख के देखो, 2 पाई पे, एक मिनट, फाई की जगह पे फेज अपना कब कब होता है मैक्सिमम, जब 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो या 6 पाई हो। अच्छा, यहाँ पे हाल फिलहाल के लिए फिलहाल 0 रखो, 2 पाई हो, बता रहा हूँ उसका भी है प्रॉब्लम है, बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है, ये समझ आया 2a। अब अगर मैं फाई की जगह पे मिनिमम चाहता हूं, सॉरी मैक्सिमम हो गया, मिनिमम चाहता हूं तो मिनिमम कब कब होता है, पाई पे होगा ना मिनिमम, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। तो अगर पाई रखूंगा तो cos पाई बाई 2 हो जाएगा, और cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ए मीन कितना आएगा मेरा 0 आएगा, और ए मैक्स कितना आया 2a आया। ये बात समझ में आई, नोट करो, फिर इंटेंसिटी का बताता हूं। यहां पे और क्या निकालना, आई मैक्स निकालना है और आई मिन निकालना, और उसका बता रहा हूं फाई का क्या है। हटाऊं, देखो यहां जब अपन यहां फाई की जगह 2 पाई पुट कर रहे थे तो अपना क्या आ जाता, पाई आ जाता, पाई आ जाता, पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ए मैक्स कितना आता -2a, -2a, डायरेक्शन केवल बदल रही है, समझ रहे हो क्या हो रहा है, +2a -2a, सेम फेज ही तो हुआ, अब वो नीचे की डायरेक्शन दे रहा है बस, +2a -2a -2a, ठीक है ना। जैसे जैसे अल्टरनेट रखते जाओगे, जैसे पहले तुमने रखा फाई की जगह 0 तो 0 की जगह पे आया 2 पाई, जब तुम फाई की जगह पे रखोगे 2 पाई तो पाई cos पाई की वैल्यू कितनी होगी -1 तो आएगा -2a, जब फाई की जगह पे तुम रखोगे 4 पाई तो 2 पाई, और 2 पाई की वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी, cos 2 पाई की वैल्यू अगेन से हो जाएगी 1, तो फिर से +2a आने लगेगा, फिर 3 पाई रखोगे, ठीक है ना, सॉरी 6 पाई रखोगे तो 3 पाई आएगा, 3 पाई की वैल्यू फिर से -1 आने लगेगी, समझ रहे हो मेरी बात। तो वो फाई का फंडा है ऐसा। अब चलो, अब अपन ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, अब हम इसको और इसको निकालने चल रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि ये एक्सप्रेशन याद करना, मतलब याद कर लो, मतलब स्क्वायर शेप में कर लेना, ठीक है। अब चलो, इस वरना डायरेक्ट ही आंसर निकल रहा था अपना, फिर करने के पीछे कुछ रीजन होगा। अब अगर मैं आई आर की बात करूं, आई आर की, तो आई आर बराबर क्या होता है, आई आर बराबर होता है I1 + I2 + 2 √अंडर I1 I2 cos phi, ये होता है अपना, अगर हम आई की बात करेंगे, बात समझ में आई। अब यहां पे अगर हम आई रख दे सबकी जगह पे तो कितना हो जाएगा, आई आर बराबर आई है ना, I1 I2 बराबर आई, तो I प्लस या 2i, I1 I2 कितना हो जाएगा, I का स्क्वायर, I1 की जगह I रखेंगे, I2 की जगह I रखेंगे तो I का स्क्वायर, और I का स्क्वायर रूट के अंदर है तो क्या बाहर आएगा I, तो कितना हो जाएगा 2i cos phi। फिर यहां से देखो क्या आएगा, ये आएगा आई आर बराबर I और I 2i कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 + cos phi, तो यहां से देखो 2i कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा 2i कॉमन, अंदर बचेगा 1 + cos phi, और 1 + cos phi को हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर phi बाई 2, तो हम यहां से आई आर को लिख सकते हैं, आई आर बराबर 2i इंटू 2 cos स्क्वायर phi बाई 2, तो यहां से अपना आई आर कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट आएगा 2 × 4i
कॉस स्क्वायर 5/2। अब सुनना, ये एक्सप्रेशन अपन याद रखेंगे, IR NCERT के सवालों में डायरेक्ट यूज किया गया है, ठीक है ना। अब ये एक्सप्रेशन अगर हम याद रखेंगे तो यहां से अगर हम आई मीन देखो अपना आने कितना वाला था 4i, अगर हम i की जगह आई रखते मैक्स की जगह पे तो आई 2i और 2 2 जा 4i आ जाता अपना, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पे देखो अगर हम यहां पे रखेंगे दो चीजें निकालेंगे, क्या, एक आई मिनिमम और एक आई मैक्सिमम। अब आई मिनिमम कब आता है, जब फाई की वैल्यू क्या हो, फाई की वैल्यू हो फेस जो है वो ऑड में चले, मतलब पाई हो या फिर 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 5 पाई हो, 6 पाई हो, सॉरी पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो और 9 पाई हो, इस तरीके के ऑर्डर में जब चलेगा, ठीक है। अब देखो आई मीन में अगर हम पहला क्या था हमारा पाई, अगर हम पाई पुट कर देंगे, पाई पुट देंगे तो पहले हमें इंटेंसिटी मिल जाएगी, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी पाई/2, यानी कितना हो जाएगा 0, और 0 हो जाएगा तो आई मीन कितना हो जाएगा 0। और अगर हम इसकी जगह पे आई मैक्स निकालना चाहते हैं तो आई मैक्स कब कब निकलता था हमारा, 2 पाई 0 पे निकलता है, 2 पाई पे निकलता है, 4 पाई पे निकलता है, 6 पाई पे निकलता है। अब फाई की जगह पे अगर हम 0 पुट कर देंगे तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और आई आर कितना आ जाएगा, आई मैक्सिमम मेरा आ जाएगा यहाँ पे 4i। अब ये ध्यान रखना मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है 4i होती है, और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी 0 होगी। समझ आ रही बातें, बोलो। अब देखो इसी, अब ये दोनों एक्सप्रेशन याद रखना क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन डायरेक्ट यूज किए जाएंगे, ये वाला, ठीक है। अब पढ़ते हैं YDSC, नोट कर लो इसको फटाफट 2 मिनट के अंदर। YDSC यहां तक समझ में आया है। अब YDSC पढ़ो और YDSC में देखो क्या होता है। कर लिया नोट। चलें, कौन सी इंटेंसिटी, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी कैसे निकाली, मतलब वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ वो समझ नहीं आया। हाँ। अच्छा, फॉर्मूला अपना क्या आया, IR = 4i cos स्क्वायर 5/2, ये अपना आया। अब मैंने बोला कि भाई अपन अपने पास यहाँ दो चॉइस थी, या तो हम मैक्सिमम इंटेंसिटी बता दें और एक मिनिमम इंटेंसिटी बता दें, है ना। अब देखो मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ कंस्ट्रक्टिव, और मिनिमम का मतलब क्या हुआ डिस्ट्रक्टिव, ये बात समझ में आई। अब मैक्सिमम यानी कि कंस्ट्रक्टिव, मैक्सिमम में फाई कितना होता था मैक्सिमम में 0 होता है, 2 पाई होता है, 4 पाई होता है, 6 पाई होता है, इसमें से उठा के मैंने 0 पुट कर दिया। बात समझ आई। अच्छा, तो अगर हम 0 पुट कर देंगे यहाँ पे तो ये 0/2 कितना हो जाएगा 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, और आंसर क्या आएगा आई मैक्स का
1 सॉरी 4i। आया समझ? और अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज मेरा कितना था? फेज मेरा था पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। यहां से उठा के मैंने पाई रख दिया इसमें, तो पाई रखूंगा तो क्या आ जाएगा? पाई रखोगे जब तो पाई बाई 2 हो जाएगा ये, और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो पूरा इंटेंसिटी कितना हो गया? 0। तो आई मिनिमम कितना आ गया मेरा? 0। आई बात समझ में नहीं आई? नहीं आई? क्या पूछना चाह रहे? पूछ फिर। क्या नहीं समझ में आ रहा है वो तो बताओ। समझ में क्या नहीं आ रहा है वो बताओ। आया? क्या नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? आया? देखो ये चीज शुरू करूं, ये YDSC, इसमें कोई दिक्कत होगी तो YDSC में दिक्कत आएगी, इसलिए बोल रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC। देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में था क्या? अब पहले मैं सेटअप जैसे जैसे बताता जा रहा हूं, सेटअप को समझते चलो। पहले तो एक इन्होंने सोर्स ऑफ लाइट लिया, ठीक है ना, और सोर्स ऑफ लाइट जब उस टाइम पे किया इन्होंने व्हाइट लाइट लिया, लेकिन आज की डेट में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, ठीक है ना, मोनोक्रोमेटिक क्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, समझ आई बात? मोनो का मतलब एक, क्रोमेटिक का, क्रोम का मतलब होता है, क्रोमिक का मतलब होता है कलर, तो एक सिंगल कलर की सोर्स ऑफ लाइट, यानी रेड ले लिया या येलो ले लिया, वॉयलेट ले लिया, कोई सिंगल कलर लिया। इतनी बात समझ में आई? यहां से क्या होगा, ये हर तरफ अपना क्या हो जाएगा, हर तरफ ये लाइट एमिट कर रहा होगा। हमने इसके सामने क्या रखा, हमने इसके सामने एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, ठीक है, सेटअप ठीक से देख लो, कॉन्वेक्स लेंस रखा। कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है कि यहां से जो लाइट जाएंगी, यहां से जो लाइट जाएगी उनको ये पैरेलल बना देगा, जो यहां से लाइट निकलेंगी उनको क्या करेगा भाई, ये इसके फोकस पे रख दिया। सोर्स क्या करेगा, सोर्स को मैंने इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रख दिया, तो क्या हो जाएगा, सारी लाइट को ये पैरेलल बना देगा, क्योंकि पैरेलल लाइट को एक जगह कन्वर्ज करता है, और लाइट पाथ के पास क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी होती है पाथ की। तो अगर उल्टा सोचे तो क्या होगा, ये सारे सबको पैरेलल लाइट में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद इन्होंने 2 स्लिट ली, ध्यान देना, स्लिट कैसी ली, दो ऐसे, एक मतलब समझ लो, ऐसे समझ लो, कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड के पास में, या कार्डबोर्ड, इसको कार्डबोर्ड से अच्छा है समझने से, ऐसे समझो, और इसको कहीं ना कहीं तुमने ऑब्जर्व भी किया होगा नो डाउट। कार्डबोर्ड लो, कार्डबोर्ड में सपोज कर लो ब्लैक पेंट कर दो, ब्लैक पेंट कर लो, और उसके बाद कितनी पतली एक माचिस की तीली ले लो, माचिस तीली समझते हो ना, उससे उस पेंट को ऐसे लाइन से हटा दो, तो 2 स्लिट बन जाएगी ना उसमें, 2 स्लिट बन जाएगी, मतलब कांच था, जब हटा दोगे तो 2 स्लिट बन जाएगी उसमें। या कार्डबोर्ड में बहुत पतला पतला स्लिट का कंसीडर कर लो, जो 1 mm का हो, कितना हो, 1 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उनके बीच की सेपरेशन बहुत कम हो, वेरी स्मॉल, उनके बीच की सेपरेशन कैसी हो, बहुत स्मॉल हो उनके बीच की, हाँ, दोनों स्लिट के बीच की जो स्लिट है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। तो हम दोनों स्लिट यहां बना रहे हैं, एक स्लिट ये बनाई और एक स्लिट ये बनाई, ये मैंने दोनों स्लिट बना दी, बात समझ में आई? इस स्लिट को हमने बोल दिया S1 है, और इस स्लिट को हमने बोल दिया S2 है, ये दोनों स्लिट बनाई, और इसके सामने हमने स्क्रीन ले ली, ठीक है ना, इसके सामने एक स्क्रीन लेते हैं,
एक 1 by 1 समझते चलना, समझ में आएगा। इसके सामने हमने ये स्क्रीन ले ली, ये स्क्रीन है हमारी। ये दिन आ गया कि स्क्रीन के स्पेलिंग भी भूल जा रहा हूं। हमने क्या लिया, सही थी लेकिन वो फ्लो में लिख जाता है तो ठीक है, अगर बीच में रुक गया तो स्पेलिंग भूल गया। स्क्रीन हो गई। अब सुनो, हम क्या सोच रहे थे कि इस स्लिट से जब लाइट जाएगी तो स्लिट के सामने सामने उजाला होगा। भाई स्लिट के सामने, ये सामने समझो, यहां 2 स्लिट थी अपने, और इस स्लिट से लाइट गई तो उस 2 स्लिट की लाइटें वहां स्क्रीन पे दिखनी चाहिए। भाई 2 स्लिट से जो लाइटें आई वो लाइट दिखनी चाहिए। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होगा, और ऐसा होता भी। अगर ये स्लिट थोड़ी मोटी होती तो ऐसा होता, पर ऐसा ऑब्जर्व नहीं हुआ। ऑब्जर्व क्या हुआ कि इन दोनों स्लिट के बीच में क्या होना चाहिए था, अंधेरा होना चाहिए था, डार्क होना चाहिए था। इन दोनों स्लिट्स के बीच में क्या होना चाहिए था, डार्क होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। दोनों स्लिट के बीच में हमें क्या मिल गया, एक वाइट फ्रिंज मिल गई, यानी कि वाइट दिखा इन दोनों। देखो ऑब्जर्व किया होगा कई बार, ऐसे देखो ना, हम कैसे बताऊं, जैसे कहीं पे ऐसा देखो कि बहुत पतली लाइट आ रही है या कहीं ऐसे पड़ रही है, तो आपने कुछ ऑब्जर्व कभी किया है क्या कि वो ऐसे बनती है, बहुत ज़्यादा ब्राइट, फिर उसके बगल में थोड़ी सी डार्क, उसके बगल में फिर हल्का सा वाइट, फिर डार्क। कभी ऑब्जर्व किया हो तो ठीक है, नहीं किया है तो यहाँ ऑब्जर्व करो, ठीक है। सुनो, तो यहाँ पे हुआ क्या कि बीच में क्या बन गई, वाइट बन गई। बीच में क्या बना, वाइट बना, और दोनों तरफ स्क्रीन के, सुनना, ये सपोज करो स्लिट बीच में बन गई वाइट, दो यहां से जो लाइट निकली इस जगह से जो लाइट पड़ी वो वाइट बनी। बता रहा हूं, वहां से लाइट निकली नहीं, ये डार्क है, ये डार्क है, ठीक है। फिर वाइट, फिर डार्क, फिर वाइट, फिर डार्क, ये डार्क है। और ये वाली जो पोजीशन है, जो बीच में है, ये वाली पोजीशन, ये पोजीशन इस स्लिट के बीच वाली पोजीशन है स्क्रीन के, यानी कि स्लिट के बीच में कैसा होना चाहिए था, डार्क होना चाहिए था, लेकिन स्लिट के बीच में उजाला मिल गया, अंधेरा नहीं मिला। बात समझ में आई? तो यहां पे ये हमें मिला ब्राइट स्पॉट, यहां पे हमें ब्राइट मिला, उसके बगल में हमें बगल में क्या मिल गया, डार्क मिला, उसके बगल में फिर से ब्राइट मिला, उसके बगल में फिर से डार्क मिला, उसके बगल में फिर से व्हाइट मिला, उसके बगल में फिर से डार्क मिला। कुछ ऐसी फ्रिंजेस हमें दिख गई। बात समझ में आई? इनको बोलते हैं फ्रिंजेस। हमें कुछ ऐसी फ्रिंजेस दिखी, डार्क, पहले इसको सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा बोलेंगे। पहले सेंट्रल में मैक्सिमा मिला, सेंट्रल ब्राइट, फिर उसके बगल में डार्क, फिर उसके बगल में फिर से ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। समझ आई बात? नो डाउट इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी, सबसे ज्यादा ग्लो कर रहा था। इसके बगल वाली जो, मतलब डार्क के बाद जो फिर से ब्राइट मिली, वो थोड़ा इंटेंसिटी में कम था। उसका रीजन आएगा क्यों आ रहा है, ठीक है ना। इसके बगल में फिर से आया जो ब्राइट, उसकी इंटेंसिटी उससे कम थी। बात समझ में आई? और इस तरीके से हमें एक फ्रिंजेस मिल गए। अब रीजन आता है ये फ्रिंजेस क्यों मिले, सुनना। अब एक और बात कि जो ये स्लिट है, इस स्लिट कितनी पतली है, तो ये स्लिट जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट के अप्रोक्सीमेटली पतली लो। स्लिट को कितना पतली लो, स्लिट को जो ये तुम्हारी विड्थ ऑफ द स्लिट है, विड्थ ऑफ द स्लिट, ये नियरली इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। और वेवलेंथ ऑफ लाइट बहुत कम होती है। समझ आई बात? वेवलेंथ ऑफ लाइट बहुत कम होती है, यानी बहुत पतली स्लिट बनाएंगे तभी ऐसा होगा। और बहुत उनका जो सेपरेशन है स्लिट का, वो भी बहुत पास पास रखोगे तो ही ऐसा होगा। अब हो क्या रहा है, सुनो। यहां पे हुआ क्या, अब इस एक्सपेरिमेंट से एक बात प्रूफ हो गई। अभी तक में डाउट था कि लाइट पार्टिकल है, लाइट वेव है, इस पे कहानी चल रही थी। यहां से एक बात यह तय हो गई कि लाइट क्या है, वेव है। अगर लाइट पार्टिकल होती तो पार्टिकल सीधा चलता है,
भाई इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूफ कर दिया कि ये सीधा चल ही नहीं रहा है। भाई अगर मान लो बड़ा होल है और आपने उसमें बॉल मारी, तो बॉल क्या है? पार्टिकल। तो यानी कि उसको उस होल से निकल के जाके सीधा वहां उसके सामने लड़ना चाहिए था, यानी उसके सामने व्हाइट फ्रिंज देनी चाहिए थी। उसने ऐसा नहीं किया, वो बीच में आपको ब्राइट फ्रिंज दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ही नहीं कर रही। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ही नहीं कर रही। इसका मतलब यह हुआ कि यहां से सुनो फिर से वो बात है वेवलेट्स वाली। वेवलेट्स ऐसे निकली होंगी, ठीक है, दोनों से S1 से ऐसे निकली होगी, S2 से ऐसे निकलते निकलते गई होगी, और उसके बीच में उसमें क्या हो गया? सेम फेज हुआ, मैक्सिमा आ गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। इस जगह पे क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। जहां पे डार्क मिला वहां पे क्या हुआ? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। लाइट क्या है? वेव है। इससे क्या प्रूफ हो गई? इससे प्रूफ हो गई ये बात कि क्या है? लाइट हैज वेव नेचर। लाइट हैज वेव नेचर। और एक बात और हो गई, लाइट डज नॉट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। लाइट डज नॉट ट्रेवल स्ट्रेट लाइट अनटिल, ठीक है, जब तक कि आप सुनना मेरी बात, जब तक कि जो स्लिट है बहुत बड़ा नहीं है। अगर तुम उस स्लिट को इतना कम कर दे रहे हो कि वो वेवलेंथ के इक्वल हो जा रही है, तो उस केस में लाइट स्ट्रेट लाइन ट्रेवल नहीं कर रही है। अगर वो स्लिट मोटा है, अगर तुमने ये मोटा ले लिया तो उसी के सामने बनेगी, ठीक है। तो यहां से एक बात क्या आई कि लाइट डज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन नहीं ट्रेवल कर रही थी, किसका नेचर हुआ? वेव का हुआ। और एक बात ये भी लिख लेना कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल तभी करेगी जब क्या हो? ये जो तुम्हारे स्लिट की डिस्टेंस है, यानी कि स्लिट की जो विड्थ है वो चौड़ी हो, ज्यादा विड्थ की हो, ठीक है ना। तो इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन when width of the slit is large। जब स्लिट की विड्थ कैसी हो? लार्ज हो, तब ट्रेवल करेगी। लेकिन स्लिट की तुमने विड्थ अगर बहुत कम ले ली है, कितनी कम ली है? वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर की ले ली, यानी कि उसके आजू बाजू, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली उतनी। तो उस केस में क्या हो रहा है? उस केस में यार अगर सीधी चल रही होती तो मुझे इस स्लिट के सामने उजाला दिखता दोनों, पर हुआ क्या? दोनों स्लिट के बीच में। अब ये क्या हो रहा है कि एक्चुअल में दोनों S1 S2 से लाइट नहीं निकली, लाइट की वेव निकली, और जो जाके बीच में क्या कर रही है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है, उसके बगल में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। दो वेव हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव करती रहेंगी। तो बीच में क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव। इस तरीके से वो उनका इंटरफेरेंस होने लगा, और जिसकी वजह से ये हमें फ्रिंजेस दिखने लग गई। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है। भाई कहीं तो डिस्ट्रक्टिव करेगी, कहीं कंस्ट्रक्टिव करेगी, वो तो डिपेंड करता है कहां फेस कैसा है, ठीक है ना। इस जगह पे कंस्ट्रक्टिव होने लगी, डिपेंड। सुनो सुनो, इसका भी कारण है, भी आएगा। देखो ये दो स्लिट से निकली, अब सुनना थोड़ा बताई दो। दो स्लिट से निकली, ऐसे मिली। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये जो जा रही है सेंटर पे मिली, इसमें पाथ डिफरेंस आ रहा है? नहीं। पाथ डिफरेंस नहीं होगा तो क्या पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जीरो? जीरो किसकी कंडीशन थी? डेल्टा एक्स जब जीरो हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। पाथ डिफरेंस जब जीरो होगा तो क्या होता? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। ये बात समझ में आई? और देखो अगर इस बात की बात करो तो या कि ये बीच हुआ, ये डार्क बनी ना, ये डार्क बनी, तो यहां पे देखो दोनों स्लिट से, एक स्लिट से ऐसी गई होगी, दूसरी से ऐसी गई होगी, यहां पाथ डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? इसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। यहां पे क्या बना? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना, क्योंकि पाथ डिफरेंस जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, और पाथ डिफरेंस जीरो भी नहीं है, और पाथ डिफरेंस तुम्हारा 1 नहीं 2 पाई। पाथ डिफरेंस जीरो भी नहीं है, और पाथ डिफरेंस देखो, जब पाथ डिफरेंस अपना जीरो हो, लैम्डा हो, सॉरी लैम्डा भी नहीं है, पाथ डिफरेंस क्या था? सुनो लिख ही लो। जब ब्राइट स्पॉट बनेगा तो उस टाइम पे क्या होगा?
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये बात समझ में पा रहे हो? ये बात समझ पा रहे हो? और जब ब्राइट, तो इस केस में जो डेल्टा एक्स था वो मेरा, याद करो, एन लैम्डा था, और मैंने बोला था एन की जगह पे 0 1 2 पुट करते जाओ, 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि पाथ डिफरेंस या तो 0 हो, या तो लैम्डा हो, या तो 2 लैम्डा हो, या तो 3 लैम्डा हो। यानी कि ब्राइट स्पॉट वहां मिल रहा था। जब पहले का मैंने तुम्हें फील दिया कि पहले में देखो पाथ डिफरेंस क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अच्छा, दूसरे में पाथ डिफरेंस 0 नहीं हो रहा है, कितना हो रहा होगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2, यानी लैम्डा बाई 2 हो रहा है पाथ डिफरेंस। तीसरे में कितना हो रहा है, फिर से लैम्डा हो जा रहा है, इसलिए ब्राइट आ गया। फिर कितना होगा, 3 लैम्डा बाई 2, फिर क्या आ गया, डार्क आ गया। फिर पाथ डिफरेंस, सारा खेल पाथ डिफरेंस पे चल रहा है भाई। क्या मतलब, समझा नहीं मैं। पहले सुनो, पहले रीजन समझ में आएगा। पहले क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव हुआ, पार्ट डिफरेंस 0। अब दूसरे में देखो, दूसरे में गया तो पार्ट डिफरेंस उसके बाद लैम्डा बाई 2 आएगा ना, पहले लैम्डा बाई 2 आएगा, पहले लैम्डा आएगा। पाथ डिफरेंस, आप पाथ का डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, एक साइड सोचो, वन साइड सोचो, इसके इधर सोचो या उधर सोचो। पहले पाथ डिफरेंस आया 0, उसके बाद फिर 0 के बाद पाथ डिफरेंस कितना आएगा, लैम्डा पहले आया बाई 2 आएगा कि लैम्डा पहले आएगा, लैम्डा बाई 2 पहले आएगा। लैम्डा बाई 2 किसकी कंडीशन है, तो क्या बन गया, डार्क। फिर उसके बाद लैम्डा आया होगा, पाथ डिफरेंस और बढ़ा होगा, क्या आया होगा, फिर ब्राइट आ गया, फिर से पाथ। इसीलिए बोला था कि वहां पे ये खेल वाईडीएससी में चलेगा, ध्यान से देख लो इसको। अब सुनो, अगर मैं बोलूं डार्क फ्रिंज की बात, या डार्क स्पॉट या डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज का यहां क्या हुआ होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, याद करो, 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, यानी कि डेल्टा एक्स मेरा, मैंने बोला था यहां n1 से स्टार्ट होगा, तो कितना आएगा, लैम्डा बाई 2, फिर कितना आएगा, 3/2 लैम्डा, फिर कितना आएगा, 5/2 लैम्डा, एंड सो ऑन। तो देखो पहले 0 आया, फिर लैम्डा बाई 2 आया, तो क्या बन गया, डार्क। फिर लैम्डा आया, ब्राइट। फिर आया 3 बाई लैम्डा, 3/2 1.5, फिर आया 2, फिर 2.5, फिर आया 3। तो इस तरीके से क्या होने लगा, डार्क और व्हाइट की फ्रिंजेस बनने लगी। बात समझ में आई, डार्क और व्हाइट की फ्रिंजेस बनने लगी, बोलो समझ में आया। अच्छा, जो इन दो स्लिट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को बेसिकली हम लोग बोलेंगे स्मॉल डी। क्या बोलेंगे, स्मॉल डी। और जो स्मॉल डी की वैल्यू होगी वो ज्यादातर क्वेश्चन में भी 1 mm दी होगी। कितनी दी होगी, नियरली 1 mm के आजू बाजू होगी, ठीक है ना। और समझ आई बात, ये या तो नियरली 1 mm होगी या फिर mm में होगी। किस में होगी, mm में होगी, ठीक है। क्वेश्चन भी जो आएंगे, अगर क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है कि मीटर में दी हुई तो गलत है, समझ आएगा, तो फिर बनेगी नहीं, फ्रिंज ही नहीं बनेगी, क्योंकि इंटरफेरेंस होने के लिए दोनों वेव आने पड़ेगी ना पास में यार। अब वेव को दूर दूर कर दोगे तो इंटरफेरेंस होगा कैसे। अच्छा, इसके यानी कि इस स्लिट के और इस स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को हम कैपिटल डी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैपिटल डी। और ये लगभग क्वेश्चन में मीटर में दी होगी। किस में दी होगी, मीटर में। अब हम ये बोल सकते हैं कि फ्रिंजेज के बीच की डिस्टेंस से स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। अगर ये 1 mm मान लो, तो ये कितना, 1000 mm हो गया, लगभग 1000 गुना बड़ा। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। तो अगर इसको 1 mm मान लू मैं और इसको 1 मीटर मान लू, ऐसे एक एग्जैक्ट नहीं देगा, 1.2 देगा, ऐसे देगा, ठीक है ना। और यहां पे हो सकता है एग्जैक्ट 1 ना दे, ज्यादातर में तो 1 ही दिया है एनसीईआरटी ने, 1.2 mm मतलब mm में देगा, और ये मीटर्स में देगा, तो यार इससे 1000 गुना बड़ा नहीं हो गया, ठीक है। अभी इसका भी पॉइंट है, ये आएगा भी सामने, इसलिए इस चीज को भी दिमाग में सेट करो कि ये mm में, ये मीटर में, इसके सामने ये नेग्लिजिबल है, इसके सामने ये नेग्लिजिबल है। ये तो हुआ सेटअप। अब हम करेंगे इसके डेरिवेशंस। ये नोट करो, सेटअप समझ में आया प्रॉपर, सेटअप में कोई दिक्कत, इस सेटअप से इन्होंने किया था।
चलो अब इसके हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। डेरिवेशन क्या है, कब मिलेंगे मैक्सिमम फ्रिंजेस, कब मिलेंगे मिनिमम वाली फ्रिंजेस, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। चलो देखो, अब जो मैंने तुमको सेटअप अभी दिखाया YDSC का, जो सेटअप दिखाया उसी सेटअप पे मैं बात कर रहा हूं। सुनो, ये हो गई मेरी स्लिट पहली S1, ठीक है। अब वैसे स्लिट नहीं है, स्लिट वही है, ये ऐसी है, ठीक है। और फिर ये हो गई मेरी स्लिट S2, ये हो गई S1 और ये हो गई S2, और दोनों कैसी हैं, मोनोक्रोमेटिक। अब यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट रख दिया, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट रख दिया, या मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, जो भी बोलो, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। जितनी बातें पता है वो करते चलो। पहले इसकी बीच की डिस्टेंस को कितना लेना है, स्मॉल डी, और ये किसमें होता है, mm में। अब थोड़ी दूर पे जाके हम यहाँ स्क्रीन रखेंगे, ये हमने स्क्रीन रख दी, ठीक है ना। अब स्क्रीन रखी और ये इसका सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, इसका सेंटर हुआ। अब एक बात बताओ, सुनो, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल डी, ठीक है ना। ये किसमें होगा, इन मीटर्स, और ये होगा इन स्मॉल डी, किसमें होगा, इन mm, ठीक है। अच्छा, मान लो ये पॉइंट मेरा P है, P है। अब यहां पे अपनी क्या क्या बन रही थी, ब्राइट, यहां पे क्या बन रही थी, ब्राइट। तो देखो ध्यान से, S1 से एक रे S1 से निकलेगी, मतलब रे इन द सेंस वेव, वो आएगी P पॉइंट पे, और एक H2 से निकलेगी और वो आएगी P पॉइंट पे, और P पॉइंट पे दोनों क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। ये बात समझ में आएगी, P पॉइंट पे दोनों क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर मैं बोलूं कि इस P पॉइंट पे मैं बोलूं पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस, तो भाई अगर मैं बात पाथ डिफरेंस की करूं, पाथ डिफरेंस पे, तो आप जानते हो कि S1P बराबर होगा H2P के। तो जो पाथ डिफरेंस आएगा डेल्टा x, वो एक माइनस कर दो, H2P माइनस S1P, तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0। और जब पाथ डिफरेंस 0 होता है तो क्या बनता है, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज या स्पॉट। अच्छा, अब सुनो यहां पे एक और बात, कहानी, इसी को हम लोग मैक्सिमा बोलते हैं। जो ब्राइट फ्रिंज होगी जहां जहां बनती है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मैक्सिमा। ये बात समझ में आई, उसको मैक्सिमा बोलते हैं। अब चूंकि ये बीच में बन रहा है, इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। भाई एक व्हाइट फ्रिंज बनी, उसके बगल में फिर डार्क बनी, उसके बाद में फिर व्हाइट बनी, तो अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, नाम अलग करने पड़ेंगे। तो उसको बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट, और उसके बाद जो बनेगी उसको बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमा, उसके बाद जो आएगा वो व्हाइट उसको बोलेंगे सेकंड मैक्सिमा, उसके बाद जो आएगी उसको बोलेंगे थर्ड मैक्सिमा। क्या हुआ, कुछ याद आ गया क्या, ठीक है ना। तो फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा, ऐसे बनता जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने एक साइड की बात करी, ऐसे दूसरी साइड पे भी बन रहा होगा। पहला पहला व्हाइट बना, उसके बाद डार्क बनेगा, फिर व्हाइट बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, सर राइट साइड मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, नहीं नहीं, इसको बोलेंगे, इसको भी फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड, तो दोनों साइड बनते जाएंगे। देखो, सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा, फिर डार्क आएगा फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, ऐसे करते हुए फ्रिंजेस हमारी क्या होंगी, बढ़ती हुई चली जाएंगी। ये बात क्लियर हुई। ये बात क्लियर हुई। अब सुनो सुनो, तो पाथ डिफरेंस ये हो गया, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज या फिर सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा। क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा। ये बात क्लियर हुई। अच्छा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं फिर से फिगर बना रहा हूं, सुनना। अब मैं बात कर रहा हूं कि पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर
मैक्सिमा यानी कि ब्राइट एंड पर्टिकुलर मिनिमा मिनिमा यानी कि डार्क। अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब इसके बारे में सुनो, अगर मैं पहली वाइट की बात करूं, ठीक है ना, इस फिगर से काम तो चल जाएगा, बोलो चला दूं, चला दूं इसी फिगर से। मान लो बीच में डार्क बना होगा, उसके बाद पहली ब्राइट फ्रिंज बनेगी, हम ब्राइट की बात कर रहे हैं अभी। बीच में डार्क बना होगा, उसके बाद फिर से पहली ब्राइट बनी होगी। मान लिया पहली ब्राइट फ्रिंज यहां पे बना, पी डैश मान लेते हैं। पहली ब्राइट फ्रिंज कहां बनी? पी डैश पे बनी। तो देखो S1P ऐसे जाएगा और S2P डैश ऐसे जाएगा। ये बात समझ में आई? S1P ऐसे जाएगा और S2P ऐसे जाएगा। ऑब्वियसली S1P डैश जो होगा वो S2P डैश से छोटा होगा, इसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा होगा। अब यहां पे कुछ और बातें, यहां पे कुछ और बातें करेंगे। एज 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 बड़का डी इज मच मच ग्रेटर देन छोटका डी। बड़ा वाला डी छोटे वाले डी से बहुत बड़ा है। अब बहुत बड़ा का मतलब क्या होता है? देखो देखो, ये डी दोनों निकली और ये स्क्रीन उसके हिसाब से 1000 गुना पीछे है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइट लगभग लगभग पैरेलल हो गई। नहीं समझ आया? यहां है, यहां से ये दो पॉइंट दिखे ना, इन दोनों पॉइंट से रेज निकालो और ये रेज निकाल के लेके जाओ तुम, मतलब ये mm में है और लेके जाओ इसको 2 मीटर, तो इस 2 mm के आगे वो 2 मीटर क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये दोनों रेस कितनी पास पास जा रही होंगी, खुद से सोचो ना यार। और वहां जाके मिलेंगी 1000 गुना आगे जाके, तो ये लगभग लगभग कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। ये बात क्लियर हुई? समझ आई बात? अरे भाई ये स्क्रीन बहुत दूर है, ऐसे मत सोचो कि ये इतना है, फिगर मत देखो, ये बहुत कम है, ये उसके मुकाबले 1000 गुना आगे है। तो यहां से जो दोनों रेज निकल के यहां जा रही हैं तो लगभग लगभग कैसी हो गई? पैरेलल हो गई। बात समझ में आई? तो एज, और इसका रीजन क्या देंगे? क्योंकि डी बहुत बड़ा है स्मॉल डी से, ठीक है ना। तो एज डी इज वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, तो सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। सो देयरफॉर S1P डैश कॉमा S2P डैश एंड अगर मैं इस पॉइंट को Q बोल दूं थोड़ी देर के लिए, Q, P के बाद Q, तो सुनना, ये बनाया मैंने, ठीक है। फिगर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? एंड नहीं तो दूसरा बना लूं, एंड QP डैश आर नियरली पैरेलल, आर नियरली पैरेलल। ये तीनों क्या हो गए? आपस में नियरली क्या हो गए? पैरेलल हो गए। अब सुनना ध्यान से, इसको एक ही मान लो यार, ये क्रॉस हो रहा है, क्रॉस नहीं होगा, ठीक है ना। अब सुनो, यहां से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला। क्या डाला? यहां से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला। अब अगर यहां से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला तो ये 90 हो गया, और मैंने माना कि जो ये QP डैश है वो हॉरिजेंटल के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। QP डैश हॉरिजेंटल के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, और चूंकि पैरेलल है QP डैश और S2P डैश, तो अगर इसके हॉरिजेंटल से ले लूं मैं तो ये भी थीटा एंगल बना रहा होगा। ये बात समझ में आई? ये भी थीटा एंगल बना रहा होगा। अब सुनना, अगर ये थीटा है और ये, सुनो, तो ये वाला एंगल जो यहां पे, जहां पे मार्कर का डॉट रख रहा हूं, जहां पे मैंने मार्कर का डॉट रखा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक ये वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल, बीच में 90, उसमें ये इतना थीटा, तो बचा हुआ 90 माइनस थीटा। समझ आएगा? अब बचा हुआ अगर 90 माइनस थीटा हो गया, लिख नहीं पा रहा हूं, यहां जगह नहीं है, ये 90 माइनस थीटा, और इसको नाम दे देता हूं कोई, ठीक है ना, मान लो M नाम दे देता हूं। मान लो नाम दे दिया मैंने, तो ये अगर सुनो, अगर मैं ट्रायंगल S2
m और s1 ले लो, S2m और S1 ले लो, तो उसमें जो ये वाला एंगल है डॉट वाला वो कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा मुझे ये बता दो बस, ये थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आई है ना? अच्छा अब ध्यान से देखो इन एस, अच्छा अब एक और बात, अगर ये दोनों लाइट पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइट पैरेलल है तो यहां से पैरेलल की शुरुआत हुई होगी, दोनों लाइट यहां से, क्या ये इतनी डिस्टेंस H2P को एक्स्ट्रा चलनी पड़ी? नहीं दिख रहा है? देखो इसीलिए बोला था, बोलो तो मैं ये फिर लिखूंगा कहां, बड़ी समस्या है। चलो समझ लो फिर इसको हटा लूंगा, ठीक है? समझ लो पहले, ये P डैश है, कहां चला गया यार, ये P डैश हो गया, चलो ये P डैश है, ये S1, ये S2, इसको और क्लोज कर दो, ठीक है? ओके, ये Q, ये थीटा, तो ये भी थीटा, इस पे परपेंडिकुलर, ये 90, यहां से यहां तक 90, उस 90 में से ये इतना थीटा, बचा हुआ पार्ट ये यहां पे क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया थीटा। ये बात समझ में आई? अब ये दोनों लाइन चूंकि पैरेलल हैं तो क्या S2P को यही इतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलनी पड़ी? तो क्या S1P और S2P में S2M अगर बोल रहे हैं हम इसको, S2M ही मेरा पाथ डिफरेंस हो गया। मेरा पाथ डिफरेंस, दोनों में पाथ डिफरेंस क्या H2M ही हुआ? ये बात समझ पाए? बोलो समझ पाए? क्लियर है? अब मैं इसको हटा दूं, ये फिगर तुम अगर करना तो तुम बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? अलग से तो बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। हटाऊं? अच्छा, इसको क्यों हटा रहा हूं? क्योंकि मुझे लिखना भी है। अब सुनो, अब सुनना ध्यान से, फर्जी हटा दिया, चलो ठीक है, चलो हटाओ। अब अगर मैं बोलूं कि सुनना, अब मैं पाथ डिफरेंस निकालना चाह रहा हूं, पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा यहां पे? जो पाथ डिफरेंस हुआ, जो पाथ डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ? मैं बोलूं तो S2M हुआ। समझा पाया? अच्छा अब सुनो, अगर मैं लूं, अब ये अपने को फाइंड करना है पाथ डिफरेंस, अगर मैं लूं इन ट्रेंगल S1M S2, अगर मैं ये ट्रेंगल पकड़ूं तो अब मुझे निकालना है H2M। क्या निकालना है? H2M। 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। और इस थीटा को कंसीडर करूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा? बेस। सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो यानी कि मैं साइन थीटा लगाऊंगा। समझ आई बात? तो मैंने लगाया साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है? ये S2M। तो S2M हो गया परपेंडिकुलर, यही अपने को चाहिए था। और अपॉन में हाइपोटेनियस यानी S1 S2, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा S2M अपॉन D, स्मॉल d। अब अगर मैं बोलूं यहां से कि S2M बराबर हो जाएगा D साइन थीटा, बोलो समझ में आया? या मैं बोलूं कि डेल्टा x आ गया मेरा D साइन थीटा, क्योंकि ये क्या है? पाथ डिफरेंस। अच्छा अब सुनना ध्यान से, डेल्टा x क्या हो गया? पाथ डिफरेंस। और ये बात आपको याद रखनी है इन होल YDSC, पाथ डिफरेंस होता है D साइन थीटा। समझ आई बात? तो रिमेंबर इन होल YDSC, पूरे YDSC में आपको ये बात याद रखनी है। इतनी बात समझ में आई? बोलो भाई। अब D क्या है? D क्या है और थीटा क्या है? तो सुनो, D तो तुम जानते हो कि D क्या है? स्मॉल d। स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट। और थीटा है एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल या एंगुलर पोजीशन ऑफ द फ्रिंज। समझ आ रहा है? एंगुलर पोजीशन ऑफ द
फ्रिंज, एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंज। भाई यही तो है कि फ्रिंज कितनी दूर है, एंगल के हिसाब से बता रहा हूं मैं, इतना थीटा। समझ में? ओके, यहां तक की बातें क्लियर हुई भाई? बोलो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है ना? अब बात करते हैं, सुनो, बात करते हैं, बात नहीं कर पाएंगे, नोट करो। यहां तक बात क्लियर है ना? अब मैं सीधा स्टार्ट करूंगा, पाथ डिफरेंस ये होता है। मैं यहां से अभी इरेज करूंगा, सीधा बताऊंगा कि पाथ डिफरेंस, यहां से शुरू करूंगा, पाथ डिफरेंस ये होता है। ठीक है, चलो नोट करो फटाफट। चलो देखो, ध्यान देना, मैंने क्या बोला था, मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? डी साइन थीटा इज इक्वल टू द पाथ डिफरेंस। ठीक है ना? चलो चलें। अब सुनना आगे की कहानी। डेल्टा एक्स बराबर आया मेरा डी साइन थीटा। मैंने उसमें डी भी बता दिया क्या है, थीटा भी बता दिया क्या है, डेल्टा एक्स भी क्या है, पाथ डिफरेंस है। अब अगर मैं बोलूं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो, कैसा हो रहा हो? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या मैं ये बोलूं कि जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा वहां वहां ब्राइट फ्रिंज बन रही होगी। ठीक है ना? यानी कि मैं ये बोलूं कि पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, अपन वही तो लिख रहे हैं, पोजीशन कहां होगा, पर्टिकुलर ब्राइट या पर्टिकुलर डार्क। तो अगर मैं बोलूं कि पोजीशन ऑफ द, या मैं बोलूं ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर ब्राइट या मैक्सिमा, ब्राइट या फिर मैं बोलूं मैक्सिमा। ठीक है ना? ब्राइट या मैक्सिमा के लिए मैं अगर निकालूं तो क्या हो जाएगा? जो मुझे सुनो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूं, या ब्राइट फ्रिंजेस कहां मिलेंगे, या मैक्सिमा कहां मिलेगा, ये सारी बातें एक ही है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं रह गई। अब कहां मिलता था पाथ डिफरेंस? जब मेरा या तो 0 होता था, या तो लैम्डा होता था, या तो 2 लैम्डा होता था, या 3 लैम्डा होता था, या 4 लैम्डा होता था, एंड सो नॉट डेल्टा n लैम्डा था ना, n लैम्डा। अब सुनना, अगर मैं ऐसे बोलूं तो यार जीरो वाली पाथ डिफरेंस तो अपन निकाल चुके हैं। जीरो पाथ डिफरेंस पे डेल्टा एक्स जीरो आया था, सेंट्रल मैक्सिमा बन गया था। अब हम बाकी मैक्सिमा की बात करना चाह रहे हैं, तो हम पहला क्या लैम्डा रखेंगे, 2 लैम्डा रखेंगे पाथ डिफरेंस। तो अगर मैं पाथ डिफरेंस की जगह लैम्डा सेलेक्ट करूंगा तो पहली ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, 2 लैम्डा सेलेक्ट करूंगा दूसरी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, 3 लैम्डा रखूंगा तीसरी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा डेल्टा एक्स की जगह पे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा उठा लिया, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो क्या हो जाएगा, देखो ये भी इसकी जगह लैम्डा रख रहा हूं, लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर हो जाएगा लैम्डा बाई डी। अब सुनना, यहां पे साइन थीटा हो जाएगा लैम्डा बाई डी। लैम्डा की वैल्यू डी की वैल्यू से बहुत छोटी होगी। अरे 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होगा, इसी के बीच होता है ना विजिबल लाइट अपना। तो कितना हो गया ये? लगभग 10 की पावर -7 10 की पावर -8 हो गया, अगर तुम उसमें निकालोगे मीटर में। तो अगर मैं बोलूं और ये कितना मीटर होगा? 10 की पावर -3 मीटर, तो इसकी अपेक्षा वो बहुत ज्यादा हो गया भाई। लैम्डा अगर मैं बोलूं तो 4000 से कितना हो जाएगा? 8000 एंगस्ट्रॉम होगा। तो यहां पे देखो लैम्डा अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक होगा, यही विजिबल फॉल करती है इसी के बीच में। तो यानी कि अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं किसमें, मीटर में, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर। तो 4000 एंगस्ट्रॉम कितना हो जाएगा? 4000 है, 400 नहीं। 4000 का मतलब क्या हो गया? 4 इंटू 10 की पावर 400 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -7, ये 8 इंटू 10 की पावर -7। यानी कि ये नियरली जो है, ये नियरली मुझे लैम्डा जो है वो अगर 10 की पावर -7 मीटर के आजू बाजू मिलेगा, और जो मेरा डी है वो नियरली मुझे 10 की पावर -3 मीटर के आसपास मिलेगा। ये बात समझ आई? तो अब इसके बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूं कि जो लैम्डा है वो बहुत
छोटा है डी से, डी बहुत छोटा था कैपिटल डी से, लैम्डा बहुत छोटा है स्मॉल डी से, तो मुझे ये बताओ ओवरऑल वैल्यू जो हो जाएगी वो बहुत छोटी हो जाएगी, यानी कि साइन थीटा लगभग लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा। अब खेल चालू लगभग लगभग का, तो साइन थीटा लगभग लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा। अच्छा, टैन थीटा भी लगभग लगभग थीटा के बराबर ही होता है, टैन थीटा भी लगभग लगभग थीटा के ही बराबर होता है। तो भैया तुम भी लगभग लगभग थीटा के बराबर, हम हूं लगभग लगभग थीटा के बराबर, तो हम दोनों, तो साइन थीटा लगभग लगभग टैन थीटा बराबर हो जाएगा, यानी जहां साइन थीटा रखा हुआ है उस जगह पे हम टैन थीटा पुट कर देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हम पुट कर देंगे टैन थीटा बराबर लैम्डा बटे डी, टैन थीटा बराबर लैम्डा बटे डी। टैन थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो। अगर मैं इस डिस्टेंस को y बोल दूं, y बोला जाता है, फ्रिंज की डिस्टेंस को y में मेजर किया जाता है, अगर मैं इसको y बोल दूं तो ये जरा ट्रायंगल देखना, ये वाला ट्रायंगल ना, ये वाला देखो ना यार, जिसमें y आ रहा हो, यहां तो y आ ही नहीं रहा था, यहां देखो टें 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 क्यू पी डैश पी, क्यू पी डैश बी, तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा y बटे डी, तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा y बटे कैपिटल डी बराबर लैम्डा बटे डी, तो y बराबर हो जाएगा डी लैम्डा बटे डी। तो ये क्या मिल गई, पहली ब्राइट फ्रिंज। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, वन यानी पहली फ्रिंज कौन सी वाली, ब्राइट वाली, 1b बराबर डी लैम्डा बटे डी। बोलो भाई पहली ब्राइट फ्रिंज समझ में आई? अब डी की वैल्यू तुमको पता है, स्मॉल डी की वैल्यू तुमको पता है, लैम्डा की वैल्यू तुम्हारी लाइट है, तुम जानो, ठीक है भाई, लैम्डा क्या वेवलेंथ, वो तुम्हारी लाइट है, तुम जानो, डी तुमने लिया है कैपिटल डी, तुम जानते, तुम स्क्रीन सेट कर रहे हो, रखो आंसर ले लो। वो बोलेगा स्क्रीन इतनी दूर है, ये इतनी दूर है, कहानी है, बता देंगे हम वैल्यू रख के, ठीक है ना, क्लियर है? अब सुनना, अगर मैं दूसरी ब्राइट फ्रिंज निकालना चाहूं, दूसरी ब्राइट फ्रिंज निकालना चाहता, तो मैं लैम्डा की जगह क्या रखता? ओ भाई हाँ पहले पूछ लो। यस यस, सेंट्रल मैक्सिमा से इतनी दूर पे जाके, y क्या है, y यही तो है कि सेंट्रल मैक्सिमा से इतनी दूर जाके पहली ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं y2b निकालना चाहता तो मैं क्या रखता, 2 लैम्डा, यहां पे मैं 2 लैम्डा रखता, यहां पे मैं 2 लैम्डा रखता, यहां पे 2 लैम्डा रखता, यहां पे फिर से वही कहानी में करता, अरे भाई यहां 2 ही आ जाता ना लैम्डा की जगह पे, 4 को तो हम ऐसे ही इग्नोर मार के बैठे, 8 को तो हम ऐसे ही इग्नोर कर देते, तो था 8 × 10⁻⁷ था ना, तो 2 भी आ जाएगा तो क्या ही कर लेगा, फिर से यही कहानी बनेगी, फिर से यही बोलूंगा मैं, फिर से यही बोलूंगा, फिर से यही बोलूंगा, फिर से यही बोलूंगा, बस यहाँ पे 2 लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पे 2 लैम्डा आएगा, यहाँ पे 2d लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पे 2d लैम्डा आ जाएगा। बोलो समझ में आई? अब अगर मैं nth ब्राइट फ्रिंज की बात करूं, 2 समझ में आया, 3 आएगा तो 3 लैम्डा आ जाएगा, सॉरी 3 होगा ना। अगर मैं nth ब्राइट फ्रिंज की बात करूं, nth ब्राइट फ्रिंज की, तो सुनो, यहां पे n लैम्डा रखता ना मैं भाई, डेल्टा x की जगह पे क्या रखता, n लैम्डा रखता ना डेल्टा x की जगह पे, तो n लैम्डा अगर रखूंगा तो यार जहां जहां लैम्डा है वहां वहां n लैम्डा आ जाएगा। तो क्या तुम वही तो देख रहे हो, जहां जहां लैम्डा है वहां वहां n लैम्डा आ जाएगा, तो भाई क्या आ जाएगा, 1y n ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज बराबर बराबर nd लैम्डा बटे डी। मुद्दा सॉल्व। अब कोई पूछे पहली ब्राइट फ्रिंज 1 रख दो, दूसरी ब्राइट फ्रिंज 2 रख दो, तीसरी ब्राइट फ्रिंज 3 रख दो, चौथी 4 रख दो, पांचवी 5 रख दो, जो वाली पूछे सो वाली रख दो, कोई दिक्कत? पहली ब्राइट फ्रिंज कहां बनी, सेंट्रल पे, सेंटर, अब फिर से बता रहा हूं, अभी आगे आएगा, फिर से सुनो, पहले ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी दूसरे ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी से ज्यादा होगी, दूसरे वाले की पहले से ज्यादा होगी,
दूसरे वाले की पहले से कम होगी, तीसरे वाले की दूसरे से कम होगी, चौथे वाले की ऐसे ऐसे धीरे धीरे इंटेंसिटी घटती जाएगी। और एक टाइम आएगा कि वो फ्रिंजेस विजिबल नहीं रहेंगी, फ्रिंजेस धीरे धीरे घटते 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 उनकी, यार देखा होगा कहीं ना कहीं, देखा होगा, देखो कई बार शैडो भी पड़ती है ना कहीं ऐसे पतली जगह से, तो पहले डार्क जैसे दिखेगी, फिर उसके बाद व्हाइट से दिखेगी, फिर डार्क से दिखेगी। चलो छोड़ो, ये समझ में आया, वाई एन बी इज इक्वल टू एन डी लैम्डा बटे डी। ये क्या है, ब्राइट फ्रिंज nth ऑर्डर की, ठीक है ना, ब्राइट फ्रिंज nth ऑर्डर की। अच्छा एक बात और लिख देना, ये कहां से ले रहा हूं, जैसे तुम्हारा कंफ्यूजन था, ये सारी डिस्टेंसेस सेंट्रल मैक्सिमा से ली जाएंगी, ठीक है ना, फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट स्पॉट जो बोलना चाहो, और सेंट्रल ब्राइट स्पॉट। बोल लो भाई, आया? कोई तकलीफ यहां तक नहीं है ना? चलो चलो देखो, अब मैंने मैक्सिमा क्लियर हो गया, अब हम करते हैं फॉर मिनिमा, या मैं बोलूं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां हो रहे हैं। कई तरीके से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या मैं बोलूं डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन, डार्क फ्रिंजेस कहां कहां बन रहे हैं। बात समझ में आई? ये तीनों बातें एक ही हैं। अच्छा, अब पाथ डिफरेंस क्या होता था यहां पे, अगर जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था तो पाथ डिफरेंस क्या होता था, लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई टू, 5 लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई टू, 5 लैम्डा बाई टू एंड सो ऑन। अब मुझे पहली डार्क फ्रिंज चाहिए तो इस बार 0 नहीं, इस बार लैम्डा बाई 2 रखेंगे, ठीक है ना, समझ आई बात? अब सुनना, अच्छा एक बात और, कि ये तो पहली इधर मिली, अब क्वेश्चन पता कैसे आता है, क्वेश्चन का थोड़ा मतलब, अब न्यूमेरिकल खुद से करना बैठोगे तो ये चीजें आएंगी, तो वो बोलेगा कि दो फर्स्ट टू ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो एक ब्राइट फ्रिंज यहां बनेगी, दूसरी ब्राइट फ्रिंज यहां बनेगी, वाई को डबल कर देंगे, वाई को डबल कर देंगे, हो गया काम। समझ आ गई बातें? अब सुनना, मैंने बोला था याद रखना, पहली व्हाइट फ्रिंज बनी थी डी लैम्डा बटे डी पे, डी लैम्डा बटे डी पे। अब सुनना, मैं यहां से पहली डार्क फ्रिंज के लिए चल रहा हूं, तो पहली डार्क फ्रिंज क्या आएगा, डेल्टा इसकी जगह पे ये पुट कर दूंगा तो पहली डार्क फ्रिंज मिलेगी, तो देखो डेल्टा इसकी जगह पुट किया लैम्डा बाई टू, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होगा लैम्डा बटे 2d, लैम्डा बटे 2d। अच्छा फिर से वही कहानी कि लैम्डा जो होगा वो नियरली 10 की पावर -7 मीटर के आजू बाजू होगा, और d जो होगा वो लगभग लगभग 10 की पावर -3 मीटर के आजू बाजू होगा। दो क्या कर लेगा मेरा, वहां पे 8 में खो के बैठा हूं, ठीक है ना। अच्छा अब लैम्डा ये है, तो ओवरऑल क्या हो गया कि ये वैल्यू बहुत कम हो गई, ठीक है ना, तो अगर ये वैल्यू बहुत कम हो गई तो साइन थीटा जो है वो लगभग लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा, और हम जानते हैं कि टैन थीटा भी लगभग लगभग थीटा के ही बराबर होता है। जब दोनों थीटा के लगभग लगभग बराबर है तो दोनों लगभग लगभग बराबर हुए, तो इसका मतलब कि जो साइन थीटा है वो लगभग लगभग टैन थीटा के बराबर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, जहां साइन थीटा है उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, टैन थीटा पुट कर देंगे। अब ये बहुत जल्दी हो जाएगा इसलिए बोला 5 मिनट रुको, ठीक है ना। और टैन थीटा की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, y बाई कैपिटल डी, y बाई कैपिटल डी। अरे भैया टैन थीटा y बटे इतना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो फिर तू ऐसे क्यों देखती है? क्या पाथ डिफरेंस क्या रखा है तुमने, ब्राइट कहां मिल रही थी, ठीक है। अब टैन थीटा की जगह पे देखो,
tan थीटा की जगह हमने रख दिया y बटे कैपिटल D इज इक्वल टू आया लैम्डा बटे 2D। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा लैम्डा बटे 2D इंटू डी, यहां आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? ये मेरी पहली डार्क फ्रिंज मिल गई मुझे, या मैं ऐसे बोलूं y1D बराबर d लैम्डा बटे 2D। अगर मुझसे कोई बोले कि दूसरी डार्क फ्रिंज कितनी दूर बनेगी सेंट्रल मैक्सिमा से, तो मैं बोलूंगा कि 3 लैम्डा बाई 2 पुट करता मैं, यहाँ पे 3 लैम्डा बाई 2 आता, यहाँ पे 3 लैम्डा बाई 2 आ जाता, यहाँ जहां लैम्डा वहां 3 लैम्डा आ जाता ना, फिर यहाँ पे 3 लैम्डा आ जाता, यहाँ पे 3 लैम्डा, यहाँ पे 3D लैम्डा। तो अगर मैं बोलूं कि सेकेंड डार्क फ्रिंज बनेगी कहां, तो आप बोलोगे 3D लैम्डा बाई 2D। बोलो समझ में आ रहा है? आ रहा है? अगर मैं बोलूं कि भाई साहब तीसरी डार्क फ्रिंज कहां बनेगी, तो 5 लैम्डा बाई 2 पुट करना पड़ता, तो जहां जहां पे लैम्डा है वहां वहां पे 5 लैम्डा आ जाता, तो ये हो जाता 5D लैम्डा बटे 2D। अच्छा, अगर मैं बोलूं nth ऑर्डर की डार्क फ्रिंज के बारे में बात करूं, तो भाई साहब ये डेल्टा एक्स की जगह पे क्या रखना पड़ेगा मुझे, 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो जहां जहां लैम्डा था वहां वहां 2n-1 लैम्डा आ गया, है ना। तो यानी कि nth ऑर्डर की, ऐसे किताब में ऐसे दिखाएं डॉट 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 करके yn दिखा देंगे, ठीक है ना। तो nth ऑर्डर में यहां लिख रहा हूं, जो nth ऑर्डर की फ्रिंज होगी nd, वो हो जाएगी 2n-1 लैम्डा अपॉन 2, तो नीचे ही आ जाएगा 2d। बोलो समझ में आया? अब n की जगह जब 1 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बटे 2d। कहां चला गया? अरे वो भी तो रहेगा ना यार, कहां छूट गया, d लैम्डा बटे 2d। जब मैं 2 पुट करूंगा n की जगह पे, यानी कि दूसरी डार्क फ्रिंज, तो 2 2 4 -1 3d लैम्डा बाई 2, दूसरी डार्क फ्रिंज आ गई। जब 3 पुट करूंगा तो 5 लैम्डा। क्लियर हुई ये बातें पक्के से? अच्छा अच्छा, ये सब कहां से हैं, ये सब कहां से हैं, ये सारी चीजें कहां से मेजर की जा रही हैं, फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। अच्छा, सेंट्रल मैक्सिमा से। अच्छा, एक और बात सुनो, मैंने बोला था पहली डार्क फ्रिंज या पहली ब्राइट फ्रिंज याद करके रखना ना। पहली ब्राइट फ्रिंज कहां थी, y1b इज इक्वल टू क्या थी, d लैम्डा बटे d। और ये क्या है, y पहली डार्क फ्रिंज है d लैम्डा बटे 2d। सुनना, आधा आधा, यानी पहली सेंट्रल पहली ब्राइट उसके बीच में आधा y। यही आई बात समझ में? पहली ब्राइट बनी, पहली ब्राइट के बाद पहली ब्राइट बने होगी डी से इतना दूर, और पहली डार्क बनेगी इसका आधा कर दो, यानी 5 मीटर बन रही तो 2.5 मीटर पे बन रही पहली डार्क। समझ आई बात? तो ये चीज याद रखना, ये चीज मैं आप हटा दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो चलो, अब एक टॉपिक इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे पता है, फ्रिंज की पोजीशन तो तुमने बता दी, फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी। होमवर्क दूं, थोड़ा सा होमवर्क दूं, करने की कोशिश करोगे? मैंने पूछा कि एक बात बताओ, पहली डार्क जो फ्रिंज बन रही है उसकी विड्थ कितनी, अरे कितनी मोटी बनेगी, ये तो पोजीशन बता रहे हो ना तुम, कहां बनेगी, कितनी मोटी बनेगी, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बोलो फटाफट। अगर सुनो सुनो सुनो, अगर मैं सेकंड ब्राइट फ्रिंज निकालूं तो y2b आएगा, उसमें से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज निकालो, उसकी पोजीशन माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, डार्क फ्रिंज की विड्थ नहीं बच जाएगी। चलो करेंगे, छोड़ दो। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज की तो उतनी होगी, किसकी किसकी, फर्स्ट की तो मैं बताऊंगा, मैं सेकंड की निकालना बता रहा हूं पहले। चलो ठीक है, कल करेंगे फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल, इसके बाद उसके बाद YDSC का बेसिक सब खत्म, YDSC का बेसिक सब खत्म, उसके बाद इंटेंसिटी के बारे में अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसकी कंडीशन क्या होती कैसे होती है, ठीक है। अच्छा, ये सब कोहेरेंट सोर्स होते हैं, ध्यान रखना। भाई इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स, तो ये याद रखना कि S1 S2 कोहेरेंट सोर्सेज हैं। चलो भाई।